गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूं आपके साथ आरजू साई और मेरे साथ हैं जया कौशिक। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अब तैयारी तेज हो चुकी है। प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 12 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और प्रचार का आज आखिरी दिन है। सभी सियासी पार्टियां जो है अपनी ताकत यहां पर लगाने में लगी हुई हैं और कांग्रेस सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में आशीर्वाद रैली इस वक्त कर रही है, जिसमें कि प्रत्याशी जो उम्मीदवार हैं पहले मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, फिर जनता से रैलियों के माध्यम से आशीर्वाद लेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस बूथ जीतो हिमाचल जीतो की कामयाबी के बाद अपने स्टार प्रचारकों के साथ जनसंपर्क रैलियां भी कर रही है। घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया जा रहा है। प्रचार के आखिरी दिन सिरमौर में प्रियंका गांधी रैली कर रही हैं और शिमला में प्रियंका रोड शो भी करेंगी। वहीं बीजेपी भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता अलग अलग चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें साथ ही जयराम ठाकुर शिमला में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, जबकि जेपी नड्डा अपनी आखिरी रैली फतेहपुर में करेंगे, जहां बागी कृपाल सिंह चुनाव मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वो भी अपनी ताकत यहां लगा रही है। आपके जो स्टार प्रचारक हैं उनकी कई चुनावी रैलियां, घर घर जाकर संपर्क का सिलसिला आज तेज रहने वाला है। वहीं स्थानीय पार्टियों के उम्मीदवार भी जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। हालांकि सियासी गलियारों में ये माना जा रहा है कि सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही टक्कर है, लेकिन जनता का रुख किसी भी बाजी को अंतिम समय में पलट सकता है, ये भी चर्चा जोरों पर है। हिमाचल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस के साथ बागियों से लड़ना पड़ रहा है। हाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी बागियों को खुद कॉल करना पड़ रहा है। और बीजेपी के जो पूर्व सांसद हैं कृपाल परमार से प्रधानमंत्री की बातचीत जो हुई वो खासी वायरल हुई, लेकिन प्रधानमंत्री के फोन जाने के बावजूद भी परमार ने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो यानी बगावत किस स्तर पर है ये समझा जा सकता है। दरअसल ज्यादातर बागी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को वहां पर दोषी ठहरा रहे हैं। ये बगावत बीजेपी के लिए सिरदर्द तो नहीं साबित होगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखते हैं सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के फोन कॉल का यह ऑडियो पूरे हिमाचल में वायरल है। प्रधानमंत्री ने यह कॉल बीजेपी के पूर्व सांसद और बगावत कर फतेहपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कृपाल परमार को किया। कृपाल परमार फोन पर ही पीएम मोदी को बता देते हैं कि उनकी बगावत की वजह पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा है। कृपाल परमार नड्डा से इतने आहत हैं कि प्रधानमंत्री के फोन कॉल के बाद भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। 40-42 साल में जिस आदमी ने कुछ नहीं मांगा, जो मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, जिस आदमी ने कोई विवाद नहीं खड़ा किया, जिस पर कोई आरोप नहीं है, शांति से शालीनता से पार्टी का काम करता है, अगर मैं इस हालत में पहुंचा हूं, मुझे इतना मारा गया कि मेरा एहसास खत्म हो गया और जब मेरे भगवान की कॉल आई तो मैं उसको जवाब देने के काबिल नहीं रहा था। मैं लड़ रहा हूं क्योंकि परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी थी। मैंने उस दिन मोदी जी को भी कहा कि अगर आपका ये कॉल एक दिन पहले आ जाता, क्योंकि 29 को विड्रॉल थी 3 बजे तक, अगर 3 बजने को 5 मिनट में भी आ जाता तो मैं उनकी बात पूरी भी ना सुनता, मैं कहता जी हो गया और मैं विड्रॉ कर लेता। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे आज बताया गया। उस वक्त मेरा बैलेट पे नाम आ चुका था, विड्रॉल का समय खत्म हो चुका था। पूरे हिमाचल में बीजेपी के 21 बागी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 3 मौजूदा और 5 पूर्व विधायक शामिल हैं। ज्यादातर बागी अपनी बगावत के लिए जेपी नड्डा को ही दोषी ठहरा रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए हिमाचल चुनाव उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। यही वजह है कि अपने गृह राज्य हिमाचल में वो अब तक 50 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं। ये तस्वीरें शिमला के मॉल रोड की हैं, जहां विश्व के सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दुकान दुकान जाकर पर्चे बांट रहे हैं। जेपी नड्डा बीजेपी के हर चुनावी प्रोग्राम में नजर आते हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र भी नड्डा ने ही लॉन्च किया। रैलियों में नड्डा राम मंदिर,
370 यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर बीजेपी की हर योजना को लेकर वोट मांग रहे हैं। मैं कहता हूं कि डबल इंजन की सरकार चाहिए हमें, और डबल इंजन की सरकार जब जब नहीं रहती है तो विकास रुक जाता है। पहिया एक निकल जाए तो गाड़ी लड़खड़ा जाती है। कांग्रेस भी जानती है कि बीजेपी के बागी उनके लिए सत्ता की सीढ़ी बन सकते हैं। यही वजह है कि हर रैली में नड्डा का नाम लेकर बीजेपी को चिढ़ा रहे हैं। अभी उस दिन प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे परमार साहब, बैठ जाओ। परमार साहब ने अपना दुख व्यक्त किया, 15 साल नड्डा जी ने मुझे तंग किया है। सब लोगों ने वीडियो देखा है। नड्डा साहब से नाराज हो गए 21 लोग बागी हो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं। 8 तो सीट है, 21 लोग बागी लड़ रहे हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा ये पता है सब। जेपी नड्डा भी काफी आक्रामक हैं। नड्डा प्रचार के आखिरी दिन फतेहपुर विधानसभा में रैली कर रहे हैं, जहां से बागी कृपाल परमार बीजेपी के खिलाफ नड्डा को चुनौती देते हुए मैदान में हैं। जेपी नड्डा का गृह राज्य है हिमाचल प्रदेश। वो यहां से मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। टिकट इस बार उनके कहने पर बांटे गए हैं। बागी उनको दोषी ठहरा रहे हैं, तो उनका ही दायित्व है कि वो यहां पर पार्टी को जिताएं। अगर खुदा ना खास्ता यहां पार्टी हार जाती है तो उनके लिए एक बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि पार्टी ने दोबारा उन्हें अध्यक्ष बनाने का फैसला किया है। ऐसे में गृह राज्य में भी धूमल जी को टिकट ना देना या धूमल जी के कुछ करीबी लोगों को टिकट ना दे करके पार्टी के अंदर खलबली भी मची हुई है। तो फिलहाल एक लिटमस टेस्ट है जेपी नड्डा के लिए, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सहयोगी अशोक महाले और वीडी शर्मा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश के बाद अब बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनावों की, जहां बीजेपी उम्मीदवारों की सूची आज जारी हो सकती है। कल उम्मीदवारों पर मंथन के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक हुई, जो देर रात तक यहां पर चली, और खबरों के मुताबिक करीब 100 उम्मीदवारों के नाम पर पार्टी की मोहर लग गई। पहले दौर में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर वोटिंग होनी है। कल की बैठक में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह भी शामिल हुए। पूर्व सीएम विजय रूपाणी और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। भूपेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 1 तारीख को पहले दौर के लिए वोटिंग होनी है गुजरात में, जो कि 89 सीटों पर होनी है, और उससे पहले तमाम पार्टियां मंथन में लगी हुई हैं। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। अखिलेश, हमने जिस तरीके से हिमाचल में देखा, बागी उम्मीदवारों का जो एक मामला है, सरदर्द है बीजेपी के लिए हिमाचल में। गुजरात में अभी ये लिस्ट जारी आज हो सकती है, क्या इसी तरह की कुछ सुगबुगाहट गुजरात में भी है? क्योंकि लिटमस टेस्ट की बात जेपी नड्डा के लिए हिमाचल में बोली जा रही है। लिटमस टेस्ट क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए गुजरात में माना जाए 3 दशक तक जहां बीजेपी की सरकार है? देखिए, कल रात करीब 11 बजे तक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली है। करीब 4 घंटे तक ये बैठक चली है, और जो सूत्रों के अनुसार हमें जानकारी मिली है, करीब 100 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। और इसमें पहले दौर की जो 89 सीटें हैं वो भी शामिल हैं। और अब से कुछ देर बाद बीजेपी अपनी पहली सूची गुजरात के लिए जारी करने जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं कई दशकों तक गुजरात में, ये इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। कल ही 4 जो प्रमुख नेता है, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल हैं, इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा और प्रदीप सिंह जडेजा, इन चारों ने ही ये घोषणा कर दी है कि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में संकेत है कि बीजेपी किस तरह से अपने उम्मीदवारों का चयन कर रही है। इसमें साफ तौर पर जया जो बात सामने आई है वो ये है कि बीजेपी बड़ी संख्या में युवा उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस से आए कई नेताओं को भी यहाँ पर जगह दी जाएगी, जिसमें कि हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर जैसे नेता भी शामिल हैं। इसके साथ ही कई जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट भी काटे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 30 से 35
विधायक उनके टिकट कट सकते हैं। आज की तारीख में बीजेपी के पास 112 विधायक गुजरात विधानसभा में है, तो ये एक बड़ी संख्या है। तो जो आपका सवाल था कि जिस तरह से हिमाचल में बीजेपी को चुनौती मिली, क्या वैसे ही गुजरात में मिलेगी, तो इस बारे में हमने पूछा है बीजेपी नेताओं से, तो उनका ये दावा है कि गुजरात में इस तरह की परिस्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि वहां पर जो है कार्यकर्ताओं का मनोबल और जो आत्मबल होता है वो दूसरे तरह का होता है, और वहां पर क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद कमान संभाले होते हैं, इसलिए इस तरह की बगावत की नौबत वहां नहीं आने दी जाएगी। और अखिलेश, खास बात ये भी है बीजेपी की कि जब भी चुनाव होते हैं किसी राज्य में तो रिपोर्ट कार्ड जरूर मांगे जाते हैं विधायकों से। इस बार ऐसा कोई सर्वे कराया गया बीजेपी की ओर से जिसके आधार पर अब टिकट बांटे जाएंगे? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें हर सीट पर 3 से 4 उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया गया था, जिसमें कि जो इंटरनल सर्वे है, इसके साथ साथ पिछले 5 साल में उनकी परफॉर्मेंस, उनके क्षेत्र के लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया था, और तमाम इन पर चर्चा करने के बाद ही जो है अंतिम सूची तैयार की गई थी गुजरात के पार्लियामेंट्री बोर्ड में। उसके बाद यहाँ पर कोर ग्रुप की मीटिंग दिल्ली में हुई, उसके बाद कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। तो यानी 3 स्तर पर बीजेपी ने छानबीन करके उम्मीदवार तय करने का फैसला किया है। जी अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जैसे ही ये पहली लिस्ट जारी होती है बीजेपी की, आपका रुख दोबारा हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरात में कांग्रेस को 2 दिनों में तीसरा झटका लगा है। झालोड़ के कांग्रेस विधायक भावेश कटारा ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले कांग्रेस विधायक मोहन सिंह राठवा और भगवान बराड़ भी इस्तीफा दे चुके हैं। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं किस तरह से इस्तीफों का सिलसिला चल रहा है, और गुजरात में कांग्रेस के लिए 2 दिन में ये तीसरा झटका लगा है। आपको बता दें कि कटारा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जिस तरह से झालोड़ के जो कांग्रेस विधायक है भावेश कटारा, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले कांग्रेस विधायक मोहन सिंह राठवा और भगवान जो है वो भी इस्तीफा बराड़ भी दे चुके हैं। अब कांग्रेस के लिए यहाँ पर थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से चुनाव प्रचार 2017 में कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से किया था, वैसा कहीं ना कहीं इस बार देखने को नहीं मिल रहा है कांग्रेस में। गुजरात में बेरोजगारी का मुद्दा चुनाव से पहले बीजेपी के सामने मंडरा रहा है। आमतौर पर कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा अब बना रखा है और गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े कर रही है। गुजरात मॉडल को बहुत तरीके से बहुत सालों से प्रचार किया जाता रहा है। ऐसे में गुजरात मॉडल को ही अब निशाने पर लिया गया है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पढ़े लिखे जो लोग हैं वो मजदूरी करने या फिर फूड स्टॉल लगाने को यहाँ पर मजबूर हैं। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये जो लोग हैं उन्हें ये नहीं लगता कि गुजरात में बेरोजगारी के मुद्दे पर कभी चुनाव लड़े गए हैं। देखते हैं रिपोर्ट। गुजरात में चुनाव करीब हैं तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन गई है, लेकिन गुजरात के पढ़े लिखे बेरोजगार महसूस करते हैं कि बेरोजगारी के मसले पर चुनाव कभी नहीं लड़े गए। 24 साल के मोहम्मद हसन ने 2019 में ग्रेजुएशन किया, लेकिन अभी भी वो अहमदाबाद में सड़क किनारे वेंडर का काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि कोई भी दल छात्रों के बारे में नहीं सोचता। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद में जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रही हम लोगों के लिए। मेरे कितने फ्रेंड है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है, MBA सब कंप्लीट है, बट जॉबलेस है। अभी मैं भी ये धंधा संभाल रहा हूँ, रोड साइड पे 400-500 रुपया दिन का मिल जाता है। यहाँ तक कि PhD कर चुके युवाओं के लिए भी परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। रोजगार के अच्छे अवसर नहीं हैं। शकुंतला अब 30 साल की हैं। उनकी पढ़ाई में पिता ने सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन मास्टर डिग्री, BEd और PhD के बाद भी बस 4000 रुपए महीने कमा रही हैं। जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची। BEd के बाद स्कूल में जाती थी और वहाँ पर मेरे गांव में 4000 रुपये देते थे। मेरे लिए ये सैलरी मेरे लिए कम थी, इसलिए मैं जाना बंद कर दिया मैंने। 18-19 में कांस्टेबल और टाट 1 और टाट 2 की एग्जाम दी थी, लेकिन टेट 1 और टाट सभी पेपर लीकेज हो जाते हैं। पेपर लीक हो जाता है, पेपर होने से पहले ही लीक हो जाता है। हाँ। गांधीनगर में रहने वाले 28 साल के प्रजापति की भी यही कहानी है। इतिहास में MA करने के बाद उन्होंने एक कारखाने में मजदूरी की, जिसके लिए बस 8वीं पास होना जरूरी था। एग्जाम तो आते हैं बहुत सारे, लेकिन पेपर लीक हो जाता है
और बहुत टाइम हो जाता है। मान लो कि पहले टीचर का जो टेट की रिक्वायरमेंट होती है वो 5 साल पहले आया था, उसके बाद मैंने 3 साल मेहनत की लेकिन एग्जाम तो आई नहीं, तो मजबूरी में मजदूरी का काम करने जाना पड़ता है। नहीं ऐसा मतलब कोई सुनता ही नहीं है, कोई भी सरकार हो। ऐसे वैसे तो 27 साल से मैं भाजपा को ही देख रहा हूँ, जब से बड़ा हुआ हूँ, कोई सरकार तो है नहीं। हालांकि गुजरात सरकार का दावा है कि राज्य में युवाओं को सबसे बड़ी तादाद में नौकरी है, लेकिन उनके अपने आंकड़े अलग ही कहानी कहते हैं। अगस्त 2021 तक 3.64 लाख पढ़े लिखे युवाओं के पास रोजगार नहीं था। बीते 2 साल में सरकार ने बस 0.35% बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया। 0.5% रजिस्टर्ड बेरोजगार युवाओं को भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। कुल 3,46,436 शिक्षित और 17,816 अर्धशिक्षित युवा बेरोजगार के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। राजकोट से आए 24 साल के जिग्नेश डाबेली की दुकान चलाते हैं। जब 2018 में उन्होंने सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से बीकॉम पूरा किया, तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन उन्हें सड़क किनारे ठेला लगाना पड़ेगा। Gujarat has become the capital of development. There is also unemployment in the state. How do you think that is going to play a role in the elections? Do you think unemployment or inflation is going to impact the polls in Gujarat? Wait for the results, you will. The employment exchange. अक्टूबर 2022 तक गुजरात में जो रोजगार एक्सचेंज है उसका केवल 3,42,000 ही रजिस्टर किए गए हैं, लेकिन आपके पास 17 लाख अभ्यर्थी हैं जो 3,400 पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में इन लोगों को रजिस्टर तक नहीं किया गया है। गुजरात में औसत मजदूरी दर देश में सबसे कम है। They are not even registering in the employment register, in the employment exchange. The average wage rate in Gujarat is among the lowest in the country. अब मेरे को सरकार को ऐसा निवेदन है कि अच्छा ऐसा ट्राई करो कि पेपर लीक ना हो, और विश्वास पात्र सरकार की अब जरूरत है कि हमको ऐसा हमारी मेहनत पे पानी फिर रहा है ना, वो मेहनत पे पानी ना फिरे। गुजरात सरकार के अपने आंकड़े भी कहते हैं कि राज्य में कम से कम 4 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार है। अब निश्चित रूप से चुनाव से पहले बेरोजगारी ऑपोजिशन पार्टीज के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है, पर राजनीति को एक तरफ रखते हुए शिक्षित बेरोजगार युवा आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि उनमें से कई जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी छोटी मोटी नौकरियां करके अपना पेट पाल रहे हैं, कई लेबरों की तरह काम करने के लिए मजबूर हैं, कई सड़क के किनारे विक्रेताओं की तरह भी काम करने के लिए मजबूर हैं। उनका कहना है कि गुजरात राज्य में चुनाव कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी या जॉब्स पे नहीं लड़ा जाता है, और यही कारण है कि जितनी भी राजनीतिक दल होते हैं वो कभी भी युवा या छात्र के मसलों का हल नहीं निकालते हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ अहमदाबाद में मैं तनुश्री पांडे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। शिवसेना नेता संजय राउत आखिरकार 102 दिनों के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। पत्राचौल घोटाले में उन्हें कल मुंबई की पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि संजय राउत के स्वागत में बड़ी संख्या में उनके समर्थक जेल के बाहर पहुंचे। आतिशबाजी की। ईडी ने रिहाई के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई होगी। हालांकि हाई कोर्ट ने इस मामले में तत्काल स्टे देने से इनकार कर दिया। पीएमएलए कोर्ट ने इस केस को लेकर ईडी को कड़ी फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि संजय राउत और प्रवीण राउत की गिरफ्तारी अवैध है, उन्हें बेवजह गिरफ्तार किया गया और मुख्य आरोपियों पर कार्रवाई भी नहीं की गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी ने मनमर्जी से आरोपी चुने हैं। रिहाई के बाद संजय राउत ने कहा कि हमने कभी गलत काम नहीं किया, फिर भी मैंने 100 से ज्यादा दिन जेल में काटे हैं, लेकिन मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं। तो 102 दिनों के बाद जेल से बाहर जब आए संजय राउत, तो उनके समर्थक किस तरह से आतिशबाजी करते नजर आए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सुनते हैं संजय राउत ने क्या कहा बाहर आने के बाद। अब कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो सामने आया है। हमने हमारे जिंदगी में कभी गलत काम नहीं किया। एक दूसरे से राजनीतिक मतभेद होते रहेंगे, डेमोक्रेसी। लेकिन मैंने 100 दिन से भी ज्यादा दिन जेल में काटे, मैं कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन मेरी किसी के खिलाफ गिला शिकवा नहीं है। मुझे हमारी देश की न्याय व्यवस्था ने न्याय दिया है और मैं हमारी न्याय व्यवस्था का आभारी।
तो संजय राउत को आपने सुना, वो कह रहे थे अपना संघर्ष जारी रखूंगा और मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। क्यों वो जेल में इतने दिनों तक रहने को मजबूर थे, ये पूरा मामला क्या था, समझा रहे हैं इस रिपोर्ट में सुनील सिंह। 3 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत बुधवार शाम जमानत पर बाहर आ गए। पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत के साथ दूसरे आरोपी प्रवीण राउत को भी जमानत दे दी। अदालत ने जैसे ही संजय राउत की जमानत मंजूर की, उनके समर्थकों ने कोर्ट में तालियां बजाईं और फिर बाहर गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया। फैसले के बाद कोर्ट से बाहर निकलते हुए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और भाई संदीप राउत ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उनके परिवार के लिए दिवाली आज आई है। आज कोर्ट में सबके आंखों में खुशी का आंसू और हमारी दिवाली आज से चालू है। सत्य में वो जय थे, सत्य का विजय हो गया। 100% हमको विश्वास था, हमने कुछ गलती की नहीं थी, ये सब जानबूझ के किया हुआ कुबान था। पत्रा चौल घोटाले मामले में संजय राउत की गिरफ्तारी के मुद्दे पर पीएमएलए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय पर सख्त टिप्पणियां की और अपने फैसले पर स्टे देने से इनकार कर दिया। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय के वकील भागकर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें झटका लगा। हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए तो हामी भरी, लेकिन जमानत पर स्टे देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कल पूरी सुनवाई के लिए, क्योंकि ऑर्डर कॉपी भी सेशन कोर्ट की उन लोगों ने एनेक्स नहीं की थी, ठीक है, तो हाई कोर्ट ने कल के लिए सुनवाई के लिए रखा है। आज ईडी ने स्टे के लिए मांग की थी कि पहले स्टे दिया जाए, बाद में सुनवाई हो। यस, तो उसको कोर्ट ने मना कर दिया। शिवसेना के सांसद संजय राउत पहले ही दिन से ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी गिरफ्तारी उनकी आवाज दबाने के लिए की है। पीएमएलए कोर्ट ने अपने 122 पन्नों के फैसले में एक तरह से उनकी बात पर मुहर भी लगा दी। जज एमजी देशपांडे ने आदेश में साफ लिखा कि संजय राउत और प्रवीण राउत दोनों की गिरफ्तारी अवैध है। मामले में मुख्य आरोपी राकेश सारंग, एचडीआईएल और महाडा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और मनमाने तरीके से संजय राउत और प्रवीण राउत को गिरफ्तारी के लिए चुना गया। कोर्ट ने कहा कि दीवानी केस को मनी लॉन्ड्रिंग या आर्थिक अपराध बनाकर पेश कर देने से वो ऐसे केस नहीं बन जाते। प्रवीण राउत को पूरी तरह दीवानी केस में गिरफ्तार किया गया और संजय राउत को बेवजह गिरफ्तार किया गया। जमानत पर आर्थर रोड जेल से बाहर आने के बाद संजय राउत ने अपने समर्थकों का इस तरह अभिवादन कर धन्यवाद अदा किया। अदालत में जमानत मिलने के बाद संजय राउत ने जज को हाथ जोड़कर कहा मैं आपका आभारी हूं। इस पर जज एमजी देशपांडे ने कहा कि इसमें आभारी की कोई बात नहीं है, हम जो भी पैसा देते हैं मेरिट पर देते हैं, अगर मेरिट ना हो तो फैसला नहीं देते हैं। संजय राउत के मामले में ईडी के खिलाफ अदालत की सख्त टिप्पणियों को देखते हुए संजय राउत का मामला विपक्ष के लिए एक नजीर बनेगा और उनके इस आरोपों को बल मिलेगा कि किस तरह से केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सरकारी एजेंसी ईडी का इस्तेमाल कर रही है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आपको लिए चलते हैं असम, जहां असम सरकार ने कहा है कि वो राज्य में शिक्षकों की 8000 स्थायी जो पोस्ट है उसको खत्म करने जा रही है। सरकार की दलील है कि पहले ही हजारों शिक्षक सर्व शिक्षा अभियान के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। ऐसे में स्थायी नियुक्ति को लेकर ये बातें आई हैं और ऐसे में कहा गया है कि स्थायी नियुक्तियों की अब जरूरत नहीं है। 2020 से ही 8000 नियुक्तियां रोक कर रखी गई थी। विपक्षी दलों और शिक्षक संगठनों ने राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि ये शिक्षा के निजीकरण की सरकार की सोची समझी साजिश है। In 2017, government had made appointment of contractual teachers. 2017 में सरकार ने 11,000 शिक्षकों को ठेके पर रखा। 2020 में इनको 60 साल की उम्र तक काम करने के लिए लगभग नियमित किया गया। 2020 में सरकार ने सरकारी शिक्षकों के 8000 और पदों को फ्रीज कर दिया। इसकी वजह से पद यूं ही पड़े हुए थे। सरकार ने इनको पूरी तरह से खत्म करने का फैसला लिया है। Their service till they attain the age of 60 years, and also that they will be given salary at par with other teachers as per ROP. सरकारी स्कूलों में 8000 नियमित शिक्षकों के पद खत्म करने के असम सरकार के फैसले से हंगामा खड़ा हो गया है। इन 8000 शिक्षकों में से
4,285 पद लोअर प्राइमरी स्कूलों के हैं और 3,715 पद अपर प्राइमरी स्कूलों के। आने वाले महीनों में असम सरकार के तकरीबन 1,000 प्राइमरी स्कूल या तो बंद हो जाएंगे या उनका विलय कर दिया जाएगा। असम के सरकारी स्कूलों में लगभग 5 लाख छात्र हैं और इनको पढ़ाने के लिए 2 लाख से भी ज़्यादा शिक्षक हैं। इनमें से 30,000 ऐसे लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं। अगर छात्र और शिक्षक का अनुपात लगाया जाए तो असम में हर 22 छात्र के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति हो चुकी है। मगर अब राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है ये एक चुनौती बन के राज्य सरकार के लिए उभर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने खुद सरकारी खंड में 1 लाख नियुक्ति की घोषणा की थी और विरोधी पार्टी ये कह रही है कि 8,000 नौकरी राज्य सरकार रद्द कर रही है। मगर ये फैसला क्यों लिया गया है, इसके ऊपर सूत्रों के मुताबिक जो खबर लग रही है कि जो 11,000 कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की नौकरी को बहाल रखने के लिए राज्य सरकार ये पहल कर रही है, क्योंकि उनके वेतन के लिए ये प्रावधान करना जरूरी महसूस किया था राज्य सरकार ने। हमारे पास अब भी शिक्षकों के 4,000 खाली पद हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर भरा जाएगा। हमारा शिक्षक छात्र अनुपात काफी अच्छा है। असम में हर 22 छात्रों पर एक शिक्षक है। समस्या ये है कि कई जगह शिक्षकों की पोस्टिंग बहुत दूर की गई है, उसे ठीक करने की जरूरत है। सरकार का कहना है कि ये खाली पद फ्रीज किए हुए थे और ठेके वाले शिक्षकों के रिटायर होने तक लंबे समय तक खाली रहते। विपक्षी दल और शिक्षकों के संगठन इससे सहमत नहीं है। उन्होंने पिछली सरकारों में शिक्षा मंत्री रहे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की तरफ अपनी तोपों के मुंह मोड़ दिए हैं। In Assam, this dropout in the primary level, it is 3.30%. असम में प्राइमरी स्तर पर ड्रॉप आउट लेवल 3.30% है और सेकेंडरी स्तर पर 32% है। राष्ट्रीय स्तर पर ये 17% है। ऐसे में शिक्षकों के पद खत्म करने से स्थिति खराब होगी। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनने से पहले काफी समय तक राज्य के शिक्षा मंत्री रहे हैं। वो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। गवर्नमेंट ने उल्टा किया है, रेगुलर पोस्ट को पहले रिजर्व किया, अभी रिजर्व पोस्ट को एबुलाइज किया। ये बात पब्लिक को गुमराह करने के लिए है, टीचर्स को गुमराह करने के लिए है। ये एक्चुअल बात यह है कि गवर्नमेंट का जो रेगुलर पोस्ट है ये धीरे धीरे घटाते जा रहा है और कॉन्ट्रेक्चुअल आदमी बढ़ाते जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन करना है। इसी साल अगस्त में असम के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारी शिक्षा के हालात को लेकर ट्विटर पर भिड़ गए थे। असम सरकार का नया फैसला एक और नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर सकता है। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत की टक्कर इंग्लैंड से है। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई है और अब ज्यादातर फैंस ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बना लेगा। तो इससे मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो जाएगा, ऐसा जो क्रिकेट के फैंस हैं उनको लगता है। बहरहाल एडिलेड में रात भर बारिश होती रही, लेकिन अब मौसम साफ बताया जा रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो आज 20% बारिश के आसार है, लेकिन पूरे 20 ओवर मैच होने की उम्मीद जताई जा रही है। इंग्लैंड के कप्तान ने कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान फाइनल ना हो इसकी पूरी कोशिश करेंगे। इस वक्त इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने वाले हैं और इंडिया इंग्लैंड की राइवलरी भी बहुत ही रोमांचक रही है, क्योंकि ये 35 साल बाद इंडिया और इंग्लैंड एक आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट में आमने सामने रहे। हालांकि इंडिया ने इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराया था, जो कि 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी था, और वही आखिरी बार इंडिया ने एक आईसीसी टूर्नामेंट जीता था। उसके बाद इंडिया ने कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता है और इस बार वो फेवरेट है। इस मैच के लिए अगर बात की जाए तो हमने सुना था कि रोहित शर्मा की इंजरी हुई, विराट कोहली की इंजरी हुई, लेकिन अब वो ठीक है।
और बैट करने के लिए तैयार है। इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है ये सेटल लग रहा है इस समय। सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली सभी परफॉर्म कर रहे हैं और हार्दिक पांड्या से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। सिर्फ बैटिंग के लिए नहीं, बॉलिंग वो इंडिया चाहते हैं कि हार्दिक जल्दी जल्दी विकेट भी चटकाए। इस वर्ल्ड कप का फाइंड ऑफ द वर्ल्ड कप रहे हैं अर्शदीप सिंह, क्योंकि अर्शदीप ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी है टुवर्ड्स दी एंड। भुवनेश्वर कुमार जो कि इस टूर्नामेंट से पहले काफ़ी लो थे क्योंकि डेथ ओवर में फायर नहीं कर पाए थे, लेकिन इस टूर्नामेंट में आकर उन्होंने अच्छा किया है। आज के मैच में भुवनेश्वर कुमार और जॉस बटलर का आमने सामने होना फैंस के लिए एक अच्छी मोमेंट होगी। साथ साथ सैम करन और हार्दिक पांड्या के राइवलरी के और भी फैंस देख रहे हैं। इंग्लैंड के जो कैप्टन है जॉस बटलर, उन्होंने कहा है कि वो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होने नहीं देंगे। लेकिन क्या भारत को इंग्लैंड रोक पाएगा, ये देखने की है। बहुत सारे फैंस एडिलेड में होंगे, बहुत सारे इंडियन फैंस एडिलेड में होंगे, तो कुल मिलाकर एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा। लेकिन जो भारतीय दर्शक है वो यही चाहेंगे कि भारत इंग्लैंड को हराकर फाइनल में आए और एमसीजी में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेले। और अब बात हिमाचल प्रदेश के चुनाव की, जहां पर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है और प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी पार्टियां अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक रही हैं। कांग्रेस सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में आशीर्वाद रैली कर रही है, जिसमें प्रत्याशी पहले मंदिर में पूजा पाठ करेंगे और फिर जनता से रैलियों के माध्यम से आशीर्वाद लेंगे। कांग्रेस बूथ जीतो हिमाचल जीतो की कामयाबी के बाद अपने स्टार प्रचारकों के साथ जनसंपर्क रैलियां कर रही है और घर घर जाकर लोगों से संपर्क भी कर रही है। प्रचार के आखिरी दिन आज सिरमौर में प्रियंका गांधी की रैली होने जा रही है और शिमला में प्रियंका गांधी रोड शो भी करेंगी। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है और बीजेपी इस विश्वास के साथ हिमाचल के मैदान में उतरी है कि वो यहां पर सत्ता में वापसी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जैसे तमाम दिग्गज जो हैं वो आज अलग अलग चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। जयराम ठाकुर शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, जबकि जेपी नड्डा अपनी आखिरी रैली फतेहपुर में करेंगे, जहां पर बागी कृपाल सिंह चुनाव मैदान में है। ये बागी भी बड़ी चुनौती इस वक्त बीजेपी के सामने यहां पर राज्य में बने हुए हैं। उधर आप देखिए आम आदमी पार्टी भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत लगा रही है। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की कई चुनावी रैलियां और घर घर जाकर संपर्क का सिलसिला भी आज तेज रहने वाला है। तो अब गुजरात विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, जहां बीजेपी उम्मीदवारों की सूची आज जारी हो सकती है। कल उम्मीदवारों पर मंथन के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई जो देर रात तक चली और खबरों के मुताबिक करीब 100 उम्मीदवारों के नाम पर पार्टी ने मोहर लगा दी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये सबसे बड़ा यही होने जा रहा है ताबिश की किसके जो पत्ते हैं वो कटने जा रहे हैं। बिल्कुल, अब यहाँ पर भी ये चिंता जरूर होगी क्योंकि जाहिर है हर सीट पर दावेदार कई सारे होते हैं और आप देखिए पहले दौर में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर यहां पर वोटिंग होनी है और कल की बैठक में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह भी शामिल हुए। पूर्व सीएम विजय रूपाणी और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान यहां पर कर दिया है। भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, प्रदीप सिंह जडेजा भी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। गुजरात में कांग्रेस को 2 दिनों में तीसरा झटका जो है वो लगा है। झालोड़ के कांग्रेस विधायक भावेश कटारा ने इस्तीफा दे दिया है, तो कांग्रेस को झटके जो है वो यहां पर लगातार अदिति लग रहे हैं जैसे जैसे चुनाव जो है ये नजदीक आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और इससे पहले कांग्रेस विधायक मोहन सिंह राठवा, भगवान बराड़ इस्तीफा दे चुके हैं। कटारा हो सकते हैं बीजेपी में शामिल, ये भी यहाँ पर माना जा रहा है। तो कांग्रेस जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, वहां पर अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो अपने लोग हैं वो उनसे टूटते हुए नजर आ रहे हैं। और गुजरात में जब चुनाव इतने नजदीक है, ऐसे में कांग्रेसियों का छूटना कहीं ना कहीं बड़े झटके के रूप में भी देखा जा रहा है। तो गुजरात में बेरोजगारी बहुत बड़ा
मुद्दा है और हमारे देश में इस वक्त ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी के सामने ये मुद्दा जो है मंडराने लगा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा लगातार बनाया हुआ है और गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब पढ़े लिखे लोग मजदूरी करने या फिर फूड स्टॉल लगाने को मजबूर हैं। इन बातों को लेकर जो है वो सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि गुजरात में बेरोजगारी के मुद्दे पर कभी चुनाव लड़े गए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। गुजरात में चुनाव करीब हैं तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन गई है, लेकिन गुजरात के पढ़े लिखे बेरोजगार महसूस करते हैं कि बेरोजगारी के मसले पर चुनाव कभी नहीं लड़े गए। 24 साल के मोहम्मद हसन ने 2019 में ग्रेजुएशन किया, लेकिन अभी भी वो अहमदाबाद में सड़क किनारे वेंडर का काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि कोई भी दल छात्रों के बारे में नहीं सोचता। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद में जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रही हम लोगों के लिए। मेरे कितने फ्रेंड है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है, MBA सब कंप्लीट है, बट जॉबलेस है। अभी मैं भी ये धंधा संभाल रहा हूँ, रोड साइड पे 400-500 रुपया दिन का मिल जाता है। यहाँ तक कि PhD कर चुके युवाओं के लिए भी परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। रोजगार के अच्छे अवसर नहीं हैं। शकुंतला अब 30 साल की हैं। उनकी पढ़ाई में पिता ने सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन मास्टर डिग्री, B.Ed और PhD के बाद भी बस 4,000 रुपए महीने कमा रही हैं। जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची। B.Ed के बाद स्कूल में जाती थी और वहाँ पर मेरे गांव में 4,000 रुपये देते थे। मेरे लिए ये सैलरी मेरे लिए कम थी, इसलिए मैं जाना बंद कर दिया मैंने। 18-19 में कांस्टेबल और टाट 1 और टाट 2 की एग्जाम दी थी, लेकिन टेट 1 और टाट सभी पेपर लीकेज हो जाते हैं। पेपर लीक हो जाता है, पेपर होने से पहले ही लीक हो जाता है। हाँ। गांधीनगर में रहने वाले 28 साल के प्रजापति की भी यही कहानी है। इतिहास में MA करने के बाद उन्होंने एक कारखाने में मजदूरी की, जिसके लिए बस 8वीं पास होना जरूरी था। एग्जाम तो आते हैं बहुत सारे, लेकिन पेपर लीक हो जाता है और बहुत टाइम हो जाता है। मान लो कि पहले टीचर का जो टेट की रिक्वायरमेंट होती है वो 5 साल पहले आया था। उसके बाद मैंने 3 साल मेहनत की, लेकिन एग्जाम तो आई नहीं, तो मजबूरी में मजदूरी का काम करने जाना पड़ता है। नहीं ऐसा मतलब कोई सुनता ही नहीं है, कोई भी सरकार हो। ऐसे वैसे तो 27 साल से मैं भाजपा को ही देख रहा हूँ, जब से बड़ा हुआ हूँ। कोई सरकार तो है नहीं। हालांकि गुजरात सरकार का दावा है कि राज्य में युवाओं को सबसे बड़ी तादाद में नौकरी है, लेकिन उनके अपने आंकड़े अलग ही कहानी कहते हैं। अगस्त 2021 तक 3.64 लाख पढ़े लिखे युवाओं के पास रोजगार नहीं था। बीते 2 साल में सरकार ने बस 0.35% बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया। 0.5% रजिस्टर्ड बेरोजगार युवाओं को भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। कुल 3,46,436 शिक्षित और 17,816 अर्धशिक्षित युवा बेरोजगार के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। राजकोट से आए 24 साल के जिग्नेश डाबेली की दुकान चलाते हैं। जब 2018 में उन्होंने सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से B.Com पूरा किया, तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन उन्हें सड़क किनारे ठेला लगाना पड़ेगा। So you are saying that Gujarat has become the capital of development. There is also unemployment in the state. How do you think that is going to play a role in the elections? Do you think unemployment or inflation is going to impact the polls in Gujarat? Wait for the results, you will. The employment exchange. अक्टूबर 2022 तक गुजरात में जो रोजगार एक्सचेंज है उसका केवल 3,42,000 ही रजिस्टर किए गए हैं, लेकिन आपके पास 17 लाख अभ्यर्थी हैं जो 3,400 पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में इन लोगों को रजिस्टर तक नहीं किया गया है। गुजरात में औसत मजदूरी दर देश में सबसे कम है। They are not even registering in the employment register, in the employment exchange. The average wage rate in Gujarat is among the lowest in the country. अब मेरे को सरकार का ऐसा निवेदन है कि कुछ अच्छा ऐसा ट्राई करो कि पेपर लीक ना हो, और विश्वास पात्र सरकार की अब जरूरत है कि हमको ऐसा हमारी मेहनत पे पानी फिर रहा है ना, वो मेहनत पे पानी ना फिरे। गुजरात सरकार के अपने आंकड़े भी कहते हैं कि राज्य में कम से कम 4 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार है। अब निश्चित रूप से चुनाव से पहले बेरोजगारी ऑपोजिशन पार्टीज के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है, पर राजनीति को एक तरफ रखते हुए शिक्षित बेरोजगार युवा आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि उनमें से कई जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी छोटी मोटी नौकरियां करके अपना पेट पाल रहे हैं, कई लेबरों की तरह काम करने के लिए मजबूर हैं, कई सड़क के किनारे विक्रेताओं की तरह भी काम करने के लिए मजबूर हैं। उनका कहना है कि गुजरात राज्य में चुनाव कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी
या जॉब्स पे नहीं लड़ा जाता है। और यही कारण है कि जितनी भी राजनीतिक दल होते हैं वो कभी भी युवा या छात्र के मसलों का हल नहीं निकालते हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ अहमदाबाद में मैं तनुश्री पांडे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात महाराष्ट्र की थोड़ी सी करते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत आखिरकार 102 दिनों के बाद जेल से बाहर आए और पत्राचार घोटाले में उन्हें कल मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी। संजय राउत के स्वागत में बड़ी संख्या में उनके समर्थक जेल के बाहर पहुंचे और आतिशबाजी भी की गई। ईडी ने रिहाई के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर आज सुनवाई होगी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में तत्काल स्टे देने से इनकार कर दिया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने इस केस को लेकर ईडी को कड़ी फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि संजय राउत और प्रवीण राउत की गिरफ्तारी ही अवैध है, उन्हें बेवजह गिरफ्तार किया गया और मुख्य आरोपियों पर कार्रवाई भी नहीं की गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी ने मनमर्जी से आरोपी चुने। रिहाई के बाद संजय राउत ने कहा कि हमने कभी गलत काम नहीं किया, फिर भी मैंने 100 से ज्यादा दिन जेल में काटे, लेकिन मुझे किसी से शिकवा नहीं है। तो यहाँ पर तबिश संजय राउत को रिहाई मिली, ये तो एक बहुत बड़ी राहत है उनके लिए और शिवसेना के लिए। लेकिन ईडी पर कई गंभीर सवाल यहाँ पर कोर्ट ने उठाए और ये भी कहा है कि आपने अपनी मनमर्जी से आरोपियों को चुना है। बिल्कुल, और ये काफी ध्यान देने वाली बात है जिस तरह की टिप्पणियां यहाँ पर ये सामने आई हैं, और क्योंकि ईडी को लेकर सियासत भी वहां पर लगातार होती रही है। अब कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो सामने आया है। हमने हमारे जिंदगी में कभी गलत काम नहीं किया है। एक दूसरे से राजनीतिक मतभेद होते रहेंगे डेमोक्रेसी, लेकिन मैंने 100 दिन से भी ज्यादा दिन जेल में काटे, मैं कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन मेरी किसी के खिलाफ गिला शिकवा नहीं है। मुझे हमारी देश की न्याय व्यवस्था ने न्याय दिया है और मैं हमारी न्याय व्यवस्था का आभारी हूं। अब बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की करते हैं। ये यात्रा 3000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी जो है वो राहुल गांधी इसमें तय कर रहे हैं और अब ये महाराष्ट्र के नांदेड़ में पहुंची है। राहुल गांधी के साथ लगातार युवा और ढेर सारे बुजुर्ग भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। नांदेड़ जो है अब यहाँ पर ये पहुंचे और यहाँ पर भी अदिति वैसे ही इनको समर्थन जैसा राहुल गांधी की कोशिश है कि लोगों से संपर्क जो है वो साधें इसमें। बिल्कुल, और कोशिश कांग्रेस की यही है कि ये जो भीड़ आ रही है ये लोगों से जुड़ाव जो है वो भी स्थापित हो। यहाँ पर सिर्फ भीड़ की बात नहीं है, कांग्रेस की कोशिश ये है कि जो खोई हुई जमीन है कांग्रेस की वो उसे वापस मिले। जिस तरह से कांग्रेस पहले सत्ता में वापसी करती थी वो भी मकसद है और कई मुद्दे वो उठा रही है जनता से जुड़े हुए, जैसे महंगाई हुआ, बेरोजगारी हुई, इस तरह के। तो नांदेड़ में हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने एक 82 साल के बुजुर्ग से बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कई कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे, कांग्रेस समर्थक आपको नजर आएंगे जो रुके हुए हैं कि यहाँ से कब राहुल गांधी की यात्रा जाती है और कब वो उनसे मिल पाते हैं या उन्हें देख पाते हैं। इस सब के बीच हमें कांग्रेस के ही कार्यकर्ता मिले हैं, लेकिन शायद वो काफी पुराने कार्यकर्ता हैं, आजादी के पहले के कार्यकर्ता हैं। आपका नाम बता दीजिएगा। वसंत शंकर राव वट्टमार। वसंत जी जो है उनकी उम्र है 82 साल और वो यहाँ पर बैठे हुए हैं सुबह से। नांदेड़ में जो तापमान होता है दोपहर को वो बढ़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो सड़क किनारे बैठे हुए हैं। आप क्यों आए हैं यहाँ पे, इस यात्रा में क्यों आए हुए हैं? वो सब को देख उनको मिलना बोल के आए हैं। किनको मिलना है आपको? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को क्यों मिलना है उनको? उनको आगे ले जाना, आप उन भी थोड़ा सपोर्ट करके देखना है। अच्छा, आपको उनको सपोर्ट करना है। एक बात बताइए, आप इससे पहले और किस किस से मिल चुके हैं? क्योंकि आप बोल रहे थे आप बहुत पहले से कांग्रेस से जुड़े हैं। इंदिरा गांधी को मिला मैं, इंदिरा गांधी को तो नजदीक से मिला। हाँ। फिर नेहरू जी को बिदर को मिला कर्नाटक में। कर्नाटक में मिल चुके हैं आप? हाँ, मगर दूर से ऐसा देखा। अच्छा, नेहरू जी को आपने दूर से देखा, इंदिरा गांधी से आप मिले। हाँ। तो आज राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं? अच्छा, क्यों चाहते हैं वो? राहुल गांधी आपको पसंद है? अपन भी उनको थोड़ा मदद करना, कुछ तो अपने से हुए तो होता। लेकिन क्यों मदद करना चाहिए राहुल गांधी का? थोड़ा ये उनका ये ज्यादा ये होगा दूसरी पार्टी का। अच्छा। उसके वास्ते ये कम कर गया, अपन कुछ तो ये करना बोल के करने का। लेकिन करना चाहिए उनके लिए? हाँ, करना ले। हाँ। अच्छा, आप कभी से आए हुए हैं यहाँ पे? मैं 11 बजे से आया। 11 बजे से? हाँ। तो अभी क्या यात्रा में मिलने की कोशिश करेंगे कि बात करेंगे क्या? मैं अब उनको मिलने की कोशिश करके मिले तो
हम नहीं मिले तो उसमें बैठना पड़ता है, क्या करें। लेकिन दिखाई तो देंगे ही आपको। हाँ। एक बात बताओ, अगर मिलेंगे तो क्या कहेंगे आप उनसे? हम क्या बोलेंगे, हम तुम्हारे साथ है बोलेंगे और क्या। तो इस तरह की चीजें भी आपको इस यात्रा में देखने मिलेंगी। ऐसे लोग हैं जो काफी समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा से एक जो फायदा कांग्रेस को होगा वो यही होगा कि जो कार्यकर्ता हैं, वो चाहे नए हो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं युवा, या फिर जो पुराने कार्यकर्ता हो जो सुबह 11 बजे से बैठे हैं, ऐसा वो कैडर है जो ये शायद एक वेकअप कॉल की जरूरत थी बतौर पार्टी, और वो इस भारत जोड़ो यात्रा के तहत होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो लोग हैं जिन्होंने नेहरू को देखा है, जो इंदिरा गांधी से मिले हैं, वो भी सड़क किनारे सुबह 11 बजे से रुके हुए हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए, ये कहने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ। और क्या कहेंगे उनको? हम तुम्हारे साथ है, हाँ, तुम्हारे को मदद करेंगे। वो मदद करेंगे, कैसा मदद करेंगे आप? हम गांव में ये कहाँ भी हुआ तो उन लोगों को बोल के ये करने का। अच्छा, हाँ। उनका पार्टी का निशान क्या है? उनका पार्टी का निशान हाथ। तो ये बातें मुंबई के महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की है, जहां पर कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। शाम का समय हो रहा है, इंतजार है कि कब एक बार फिर से राहुल गांधी की यात्रा निकलेगी और उससे पहले इस तरह के जो अलग अलग कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए दिख रहे हैं। नांदेड़ से सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में, जहां पर आज भारत की टक्कर इंग्लैंड से होने जा रही है। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली और अब ज्यादातर फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि भारत दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाएगा और फाइनल में भारत और पाकिस्तान की एक बार फिर से भिड़ंत देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले थोड़ी चिंता इस बात को लेकर भी है कि एडिलेड में रात भर बारिश होती रही है, लेकिन अब मौसम साफ बताया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को बारिश के आसार हैं, लेकिन पूरे 20-20 ओवर के मैच होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इंग्लैंड के कप्तान ने कहा कि वो भारत पाकिस्तान फाइनल ना हो इसकी पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का ये मुकाबला काफी अहम है। यहां पर पाकिस्तान पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है और आज इंग्लैंड को अगर भारत हराता है तो फाइनल मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच यहां पर हो सकता है। लेकिन उससे पहले इंग्लैंड और भारत के बीच के जो रिकॉर्ड हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो आप देखिए कि T20 मुकाबले जो दोनों देशों के बीच हुए हैं वो 22 हुए हैं। इसमें भारत 12 जीता है, इंग्लैंड 10 मुकाबले जीता है, यानी बराबर की ही टक्कर इन दोनों टीमों के बीच रही है। इस वक्त इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने वाले हैं और इंडिया इंग्लैंड की राइवलरी भी बहुत ही रोमांचक रही है, क्योंकि ये 35 साल बाद इंडिया और इंग्लैंड एक आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट में आमने सामने रहे। हालांकि इंडिया ने इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराया था, जो कि 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी था, और वही आखिरी बार इंडिया ने एक आईसीसी टूर्नामेंट जीता था। उसके बाद इंडिया ने कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता है और इस बार वो फेवरेट है। इस मैच के लिए अगर बात की जाए तो हमने सुना था कि रोहित शर्मा की इंजरी हुई, विराट कोहली की इंजरी हुई, लेकिन अब वो ठीक है और बैट करने के लिए तैयार है। इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है ये सेटल लग रहा है इस समय। सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली सभी परफॉर्म कर रहे हैं और हार्दिक पांड्या से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। सिर्फ बैटिंग के लिए नहीं, बॉलिंग वो इंडिया चाहते हैं कि हार्दिक जल्दी जल्दी विकेट भी चटकाए। इस वर्ल्ड कप का फाइंड ऑफ द वर्ल्ड कप रहे हैं अर्शदीप सिंह, क्योंकि अर्शदीप ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी है टुवर्ड्स द एंड। भुवनेश्वर कुमार जो कि इस टूर्नामेंट से पहले काफ़ी लो थे क्योंकि डेथ ओवर में फायर नहीं कर पाए थे, लेकिन इस टूर्नामेंट में आकर उन्होंने अच्छा किया है। आज के मैच में भुवनेश्वर कुमार और जॉस बटलर का आमने सामने होना फैंस के लिए एक अच्छी मोमेंट होगी। साथ साथ सैम करन और हार्दिक पांड्या के राइवलरी के और भी फैंस देख रहे हैं। इंग्लैंड के जो कैप्टन है जॉस बटलर, उन्होंने कहा है कि वो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होने नहीं देंगे। लेकिन क्या भारत को इंग्लैंड रोक पाएगा, ये देखने की है।
बहुत सारे फैंस एडिलेड में होंगे, बहुत सारे इंडियन फैंस एडिलेड में होंगे, तो कुल मिलाकर एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा। लेकिन जो भारतीय दर्शक है वो यही चाहेंगे कि भारत इंग्लैंड को हराकर फाइनल में आए और MCG में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेले। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन। विमल, दोनों ही टीमें काफी मजबूत टीमें हैं, चाहे भारत की बात की जाए चाहे इंग्लैंड की बात की जाए। अब T20 में खासकर इस फॉर्मेट में देखा जाता है कि वो दिन आप कैसा परफॉर्म करते हैं, जिस दिन मैच है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर मायने रखता है। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो खबरें आ रही है कि डेविड मलान और मार्क वुड जो है वो चोटिल चल रहे हैं, क्या उनके खेलने को लेकर कोई जानकारी मिल रही है? और अगर वो नहीं खेलते हैं तो क्या इसका कोई फायदा भारत को हो सकता है? देखिए, लास्ट मोमेंट में विड्रॉल की खबर आ रही है उन लोगों के, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है। कहा जा रहा है कि वो खेलेंगे नहीं, लेकिन इनके अलावा बहुत डेप्थ तक उनकी बैटिंग है। इंग्लैंड की अच्छी टीम है और फॉर्मर चैंपियन है, जैसे भारत 2007 में था, इंग्लैंड भी ये खिताब जीत चुकी है। तो इस बार जो भी टीम जीतेगी शायद 2-2 बार जीतने वाली टीम हो जाएगी वेस्ट इंडीज के अलावा। इस बार जो भी टीम फाइनल में पहुंचेगी, और इंग्लैंड की टीम जैसा रोहित शर्मा भी कह रहे थे कि वो अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है, धीरे धीरे मैच्योर्ड हुई है टीम, और उनका जो बैटिंग ऑर्डर का इशू था वो भी लगभग दूर होता हुआ दिखा है। तो आसान नहीं होगा, कांटे की टक्कर होगी जाहिर तौर पे, लेकिन भारतीय फैंस और दुनिया भर के फैंस भारत को चाह रहे हैं जीतना। भारत इंग्लैंड के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल है, हालांकि वो कल जब उनसे जॉस बटलर से सवाल पूछा गया कि सूर्य कुमार यादव को कैसे रोकेंगे, इसका मतलब है कि थोड़ा सा प्रेशर जो है विराट कोहली पे कम होगा। और विराट कोहली का इस ग्राउंड पे टेरिफिक रिकॉर्ड है, टेस्ट मैचेस में सेंचुरी है, वनडे में सेंचुरी है, यहाँ इस मैदान पे T20 में आउट नहीं हुए हैं। तो थोड़ा एज, जैसे आप कह रहे थे, एज इंडिया को है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, रोहित शर्मा हालांकि विमल कह रहे थे कि ये रिकॉर्ड्स जो हैं ये आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन आपका परफॉर्मेंस उस दिन कैसा रहता है ये मायने रखता है। लेकिन इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। 75 का एवरेज है विराट कोहली का एडिलेड में, यहाँ पर 5 शतक हैं, 3 अर्धशतक हैं, और आज भी अगर बल्ला चल गया उनका तो सूर्य कुमार तो जबरदस्त फॉर्म में चल ही रहे हैं पहले से। बिल्कुल, 75 का एवरेज है, और जिस फॉर्म में है पूरे टूर्नामेंट में, जिस तरह से खेल रहे हैं नेट पे, जब उन्होंने विराट कोहली से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि जैसे जब एडिलेड के मैदान पे ही जाते हैं तो वो होमली फीलिंग वो करते हैं, और पहला टेस्ट सेंचुरी भी उन्होंने यहाँ लगाया था। जाहिर तौर पे कॉन्फिडेंस से लबालब है, और उनका जो प्रेशर है, जो सारा जो अपोजिशन टीम मार्क करती है, 193-194 के एवरेज से खेल रहे हैं सूर्य कुमार यादव। तो जाहिर तौर पे सूर्य कुमार यादव को रुकना एक इंग्लैंड के लिए एक स्ट्रेटेजी उनको खास तौर पे बनानी पड़ेगी, और इसलिए विराट कोहली के साथ भी एडवांटेज है। इंग्लैंड के गेंदबाजों को के लिए यहाँ पे काफी सारा होमवर्क करने की जरूरत होगी, और वो करके आएंगे। लेकिन जैसा मैं पहले भी कह रहा था, एज इंडियन टीम को है। ये बात जरूर है कि आज का मैच, इस पूरे टूर्नामेंट में हमने कई उलटफेर भरे मैच देखे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ भी उलटफेर भरे मैच नतीजे आए हैं। तो जाहिर तौर पे आज का दिन जो है वहां पे दोनों ही टीमों को अटेंटिव रहना होगा। जो टीम ज्यादा अटेंटिव होगी वो बाजी मारेगी। विमल, एडिलेड के ग्राउंड के बारे में भी बताएं, क्योंकि रात भर बारिश हुई है, तो यहाँ पर क्या बेहतर होगा, पहले बल्लेबाजी करना या ये चेस करना ज्यादा फायदेमंद होगा? देखिए, ये तो वहां पे जो अभी सुबह तक ओवरकास्ट कंडीशन था, अगर ओवरकास्ट होगा जाहिर तौर पे टीम पहले गेंदबाजी चुनना पसंद करेगी। रात भर बारिश हुई है, लेकिन 1-2 घंटे पहले जब मैं वहां दोस्तों से, जर्नलिस्ट से बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि धूप खिल गई। तो इसलिए ये भी एक ट्रिकी सिचुएशन होगा कि उस समय तक क्या एक्सपेक्टेशन है। हालांकि जो मौसम विभाग है उसका कहना है बारिश की उम्मीद है। ऐसे में ज्यादातर उम्मीद ये करनी चाहिए, अगर जरा भी ओवरकास्ट कंडीशन की बात होगी तो वहां जो कप्तान है वो पहले गेंदबाजी चुनना पसंद करेंगे, ताकि ऑपोजिशन के जो शुरुआती विकेट हैं पावर प्ले में उन पे दबाव डाला जा सके। लेकिन जैसा मैं फिर भी कह रहा हूं कि जो वहां पे मौजूद हैं पत्रकार, वहां पे जो टीमें हैं, वो मौसम को लेकर बेहतर हालत बता सकती है। बिल्कुल, अब कुछ घंटे का वक्त बचा है और उम्मीद करते हैं कि मौसम थोड़ा साफ ही हो जाए, वहां पर पूरा मैच ये हो 20 ओवर का, तो ज्यादा मजा आएगा इसको देखने में भी। शुक्रिया विमल आपका इस सब जानकारी के लिए। और भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच को लेकर कोलकाता में युवा क्रिकेट खिलाड़ियों से बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ गुप्ता ने। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए भारत की टीम तो बिल्कुल तैयार है, जीत की उम्मीद है, लेकिन साथ साथ भारत के जो फैंस हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो भी तैयार है। हम इस वक्त कोलकाता के विवेकानंद पार्क में हैं, जहां पे आप देख सकते हैं सुबह सुबह यहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आज मैच भी देखेंगे,
भारत इंग्लैंड के जो मैच है उसको लेकर बहुत एक्साइटमेंट है। सुबह लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, शाम को क्या प्लान है, आइए कुछ फैंस से जानते हैं जो यहाँ पे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। सर, आज इंडिया इंग्लैंड के जो सेमीफाइनल है वो सब देखने के लिए तैयार है, लेकिन एक सवाल इंडिया टीम को लेकर है कि विकेट कीपर पोजीशन में कौन खेलेगा? दिनेश कार्तिक शुड प्ले। दिनेश कार्तिक? यस। क्यों? ही इज अ गुड बैट्समैन, गुड कीपर ऑल्सो। ऋषभ पंत डेफिनेटली इज अ गुड बैट्समैन बट नॉट अ गुड कीपर, तो मुझे लगता है दिनेश कार्तिक शुड गेट अ चांस। आपको लगता है दिनेश कार्तिक शुड गेट अ चांस? आपको शायद ऐसा नहीं लगता है? नहीं, आई थिंक ऋषभ पंत विल प्ले। अच्छा। ही इज अ गुड प्लेयर एंड ही कैन चेंज द मैच एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। रोहित शर्मा के फॉर्म को लेकर थोड़ा सा सवाल उठाए थे लोग, क्या आपका एक्सपेक्टेशन है? रोहित शर्मा इज अ हिटमैन, सो अगर वो आ जाते हैं, 2 ही मैच खेल देते हैं पूरा वर्ल्ड कप में, आई थिंक कप हम लेके आएंगे। एज अ कैप्टन वो कप लेके आएगा, सो ही इज केपेबल ऑफ दैट। इंग्लैंड की तरफ से कौन सा प्लेयर भारत के लिए चैलेंज बन सकते हैं? बेन स्टोक्स। क्यों? उसका परफॉर्मेंस अभी तक जो परफॉर्मेंस हुआ है तो उस हिसाब से लगता है कि ही विल बी अ चैलेंज, ही कैन बी अ चैलेंज। ऐसे नहीं बोल रहे, लगान में को जो देखे थे वी एक्सपेक्ट वो भी हो सकता है एंड वी विल विन इट। हम लोग को जीतना ही है और हम लोग जीतेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं फैंस में तो काफ़ी उम्मीद है, टीम से, प्लेयर से उम्मीद है, रोहित शर्मा से उम्मीद है, लेकिन जो फैंस आज सुबह क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ मैदान में वो आज फैंस मैच भी देखेंगे। और एक सवाल सर रह गया, आपसे पूछना चाहूँगा मैं एक सवाल, क्या आप इंडिया पाकिस्तान फाइनल की उम्मीद रखते हैं? या वही तो रखते हैं, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल नहीं भी गए और वो लोग कोई मतलब लीग में भी हुआ तो वी कंसीडर वही फाइनल है। हम तो बहुत खुश है पाकिस्तान क्वालिफाई किया है फाइनल्स के लिए, बिकॉज उनको हरा के वर्ल्ड कप जीतने का स्वाद अलग ही कुछ होगा। सो वी आर वेरी हैप्पी, वी वांटेड पाकिस्तान इन द फाइनल्स। पाकिस्तान को हरा के वर्ल्ड कप जीतने का स्वाद अलग ही होगा, ऐसा फैंस का कहना है। और आज उम्मीद है कि भारत इंग्लैंड से जरूर जीतेंगे, लेकिन साथ साथ ये उम्मीद भी है कि एक इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो जाए। और बात टॉप 5 न्यूज की करते हैं। आज की 5 बड़ी खबरें आपको बताते हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी और आप भी अपनी राय इन खबरों को लेकर हमें दे सकते हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप से यहां पर दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज खेला जाना है। भारत बनाम इंग्लैंड ये मुकाबला होगा और इसमें जो टीम जीतेगी उसकी टक्कर फाइनल में पाकिस्तान से होगी। और संजय राउत को लेकर खबर है, उनकी गिरफ्तारी को कोर्ट ने अवैध बताया है। और तीसरी खबर जो है आजम खान को लेकर है। आजम खान के मामले में जो है रामपुर कोर्ट में सुनवाई होनी है और यहाँ पर सवाल ये है कि क्या उनकी विधायकी जो है वो बहाल हो सकती है। इस मामले में आगे क्या होगा ये देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा। उधर दक्षिण भारत के 3 राज्यों में राज्यपाल वर्सेस सरकार स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। वहीं नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता भी एक तरह से साफ हुआ है। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर आप अपनी राय भी हमें YouTube चैनल पर जाकर दे सकते हैं।